नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेटो का रिपब्लिक, जिसकी बुक 7th आपके सिलेबस में है और बुक 7th में दिया हुआ है द अलेगरी ऑफ द केव। अलेगरी दृष्टांत होता है, एक रूपक कह सकते हैं आप, एक मेटाफर कह सकते हैं, जिसमें कोई एक कहानी दी जाती है, कोई एग्जाम्पल आपको दिया जाता है। एक कहानी है जिसका एक अर्थ तो सामने दिखता है और दूसरा मीनिंग उसमें छिपा हुआ होता है। तो केव आप जानते हैं गुफा होती है। यहाँ ये एक डायलॉग है, मतलब दो लोगों के बीच में एक बातचीत है, जिसमें एक सोक्रेटिस है और दूसरा ग्लूकॉन है, जो कि प्लेटो का भाई है। तो दोनों के बीच में डायलॉग होता है। सोक्रेटिस का कहना है कि ये जो कुछ हम देखते हैं, वास्तविक संसार जो हमको लगता है कि ये सारी चीज़ें सच हैं, वास्तव में हम एक गुफा के अंदर हैं और हम जो कुछ देख रहे हैं वो शैडोज़ हैं, परछाइयाँ हैं, वास्तविक संसार नहीं है, ये यथार्थ नहीं है। चलिए, जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। शुरू करते हैं। एंड नाउ आई सेड, और अब मैंने कहा। तो ये कहानी आपको कौन सुना रहा है? सोक्रेटिस सुना रहा है ना। बुक तो ये प्लेटो ने लिखी है रिपब्लिक, लेकिन यहाँ डायलॉग जो दे रखा है वो सोक्रेटिस और ग्लूकॉन के बीच का डायलॉग है, जिसको कि सोक्रेटिस ही सुना रहा है। तो एंड नाउ आई सेड, और अब मैंने कहा, लेट मी शो, कि मुझे दिखाने दो या फिर मैं दिखाता हूँ, इन अ फिगर, एक तस्वीर में, हाउ फार, कि कहाँ तक, आर नेचर, हमारी प्रकृति, इज़ एनलाइटेंड, एनलाइटेंड रोशन है, प्रकाशित है, और अनएनलाइटेंड या फिर अंधेरे में है। एनलाइटेंड जहाँ रोशनी पड़ती है, अनएनलाइटेंड जहाँ रोशनी नहीं पड़ती है। बिहोल्ड, देखो, ह्यूमन बींग्स लिविंग इन अ अंडरग्राउंड डैन। तो यहाँ से शुरू हो गई एलेगरी कि कुछ इंसान हैं, लिविंग रह रहे हैं, इन अ अंडरग्राउंड, यानी एक ज़मीन के अंदर, डैन गुफा में, विच हैज़ अ माउथ, जिसका मुंह है गुफा का, ओपन, खुला हुआ, टूवर्ड्स द लाइट, रोशनी की तरफ, एंड रीचिंग ऑल अलोंग द डैन, और वो पूरी गुफा की तरफ खुलता है, यानी पूरी गुफा में उसमें से रोशनी आती है, ऐसा दरवाज़ा है। हियर दे हैव बीन फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, और यहाँ इस गुफा में वो लोग हैं, यानी जो मनुष्य हैं, इंसान हैं, वो अपने बचपन से हैं, पैदा होने से नहीं है, बल्कि बचपन से उनको यहाँ रखा गया है। एंड हैव देयर लेग्स एंड नेक्स चेन्ड, और उनकी टांगें और उनकी गर्दनें चेन्ड हैं, बंधी हुई हैं जंजीरों से, सो दैट दे कैन नॉट मूव, जिससे कि वो हिल नहीं सकते, अपनी गर्दन भी नहीं घुमा सकते, कहीं आ जा नहीं सकते। एंड कैन ओनली सी, और केवल देख सकते हैं, बिफोर देम, अपने सामने, यानी इधर उधर भी नहीं देख सकते, सिर्फ सामने देख सकते हैं, पीछे की तरफ नहीं देख सकते। बीइंग प्रिवेंटेड, यानी उनको रोका जा रहा है, बाय द चेन्स, जंजीरों के द्वारा, फ्रॉम टर्निंग राउंड देयर हेड्स, अपने सिर घुमाने से। तो पूरा सेंटेंस यहाँ आकर ख़त्म होता है, वहाँ से शुरू हुआ था सेंटेंस और यहाँ ख़त्म हुआ, कि वो आपको बता रहा है कुछ लोगों के बारे में जिनको उनके बचपन से कैद कर दिया गया है एक गुफा में, और वो अपना सिर भी नहीं हिला सकते हैं। एबव एंड बिहाइंड दैम, एबव ऊपर, बिहाइंड माने पीछे, उनके ऊपर और पीछे, अ फायर इज ब्लेजिंग, एक आग जल रही है, एट अ डिस्टेंस, एक दूरी पर, एंड बिटवीन द फायर एंड द प्रिजनर्स, और उन कैदियों और आग के बीच में, देयर इज़ अ रेज्ड वे, एक उठा हुआ रास्ता है, एंड यू विल सी, और आप देखेंगे, इफ़ यू लुक, अगर आप देखें, अ लो वॉल, एक नीची दीवार, बिल्ट अलोंग द वे, जो उस रास्ते के साथ साथ बनी हुई है, लाइक द स्क्रीन, जैसे कि एक पर्दा हो, विच मैरियोनेट प्लेयर्स, जो कि मैरियोनेट होती हैं कठपुतलियाँ,
तो कठपुतलियाँ चलाने वाला प्लेयर बने, कठपुतलियों का खेल दिखाने वाला आपको दिखाई नहीं देता है, आपको सिर्फ कठपुतलियाँ दिखाई देती हैं, है ना। उनको जो नचा रहा है वो आपको नहीं दिखाई देता। तो एक तरीके से हम सब भी इस दुनिया में कठपुतलियाँ हैं, मैरियोनेट्स हैं, और हमको चलाने वाला यानी जो ईश्वर है वो दिखाई नहीं देता, वो कहीं पर्दे के पीछे है। तो ऐसा ही है जैसे कि पर्दे के पीछे वो कठपुतली का खेल दिखाने वाला होता है। हैव इन फ्रंट ऑफ देम, यानी अपने सामने वो एक पर्दा रखते हैं, कि स्क्रीन रखते हैं, ओवर विच दे शो द पपेट्स, और उस पर्दे के पीछे से वो कठपुतलियों को दिखाते हैं। आई सी, मेरी समझ में आ गया। तो ये बात कौन बोल रहा है? ग्लूकॉन बोल रहा है, GLAUCON, नाम लिख लीजिएगा, हालांकि बाद में उसका नाम आएगा, अभी नहीं आया है, मैं आपको बता दे रही हूँ। तो ऊपर ये जो पूरी बात है वो सोक्रेटिस ने बोली है, और ये आई सी, मेरी समझ में आ गया, ये बात किसने बोली है? ग्लूकॉन ने बोली है। आगे देखते हैं। एंड यू सी, और तुम देखते हो, आई सेड, मैंने कहा, मैन पासिंग अलोंग द वॉल, के लोग गुजर रहे हैं दीवार के सहारे, कैरिंग, ले जाते हुए, ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेसल्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ माने हर प्रकार के, वेसल्स बर्तन, एंड स्टैच्यूज और मूर्तियाँ, एंड फिगर्स और तस्वीरें, ऑफ एनिमल्स जानवरों की, मेड ऑफ वुड एंड स्टोन। तो वो जो मूर्तियाँ हैं, आकृतियाँ हैं, फिगर्स आकृतियाँ कह सकते हैं आप, वो किसकी बनी हुई हैं? लकड़ी की बनी हुई हैं और पत्थरों की बनी हुई हैं, एंड वेरियस मटेरियल्स, और अलग अलग प्रकार के मटेरियल की, पदार्थ की बनी हुई हैं, विच अपीयर ओवर द वॉल, और उनकी जो शेडोज़ हैं, उनकी जो तस्वीरें हैं, क्योंकि पीछे आग जल रही है और आग की रोशनी उन चीज़ों पर पड़ रही, तो वो उनकी शेडोज़ दिखाई देती हैं। सम ऑफ देम आर चॉकिंग, अदर्स साइलेंट, तो वो जो लोग वहाँ से गुज़र रहे हैं इन तस्वीरों को लेकर, इन मूर्तियों को लेकर, इन बर्तन भाड़ों को लेकर, उनमें से कुछ बात कर रहे हैं और कुछ चुपचाप हैं। यू हैव शोन मी अ स्ट्रेंज इमेज एंड दे आर स्ट्रेंज प्रिजनर्स, तो ग्लूकॉन कहता है कि तुमने मुझे बड़ी अजीब तस्वीर दिखाई, और ये जो कैदी हैं वे भी बड़े अजीब किस्म के कैदी हैं, ऐसे कैदी कहाँ होते हैं। तो फिर सोक्रेटिस जवाब देता है, लाइक आवर सेल्व्स, वो जो कैदी हैं वो हमारे जैसे कैदी हैं। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, यानी सोक्रेटिस हमें सुना रहा है ना, कि मैंने जवाब दिया ग्लूकॉन को कि वो कैदी हमारे जैसे हैं। एंड दे सी, और वो देखते हैं, ओनली देयर ओन शेडोज और द शेडोज ऑफ वन अनदर, केवल अपनी परछाइयाँ या एक दूसरे की परछाइयाँ, विच द फायर थ्रोज ऑन द अपोजिट वॉल ऑफ द केव, जो कि आग डालती है, यानी परछाइयाँ डालती है सामने वाली दीवार पर। ट्रू, ही सेड, हाँ सच है, उसने कहा। किसने कहा? ग्लूकॉन ने कहा। हाउ कुड दे सी एनीथिंग, वो कुछ और कैसे देख सकते थे, बट सिवाय द शेडोज, परछाइयों के, इफ़ दे वर नेवर अलाउड, अगर उनको कभी इजाज़त ही नहीं दी गई, टू मूव देयर हेड्स, अपने सिर हिलाने की। अब ऊपर पहले बता ही चुका है कि वो चेन से इस तरीके से बंधे हुए हैं कि सिर भी नहीं हिला सकते, तो वो एक दूसरे को भी नहीं देख सकते, सिर्फ परछाइयाँ देख सकते हैं। एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विच आर बीइंग कैरिड इन लाइक मैनर दे वुड ओनली सी द शेडोज, और जिस प्रकार से ये चीज़ें ले जाई जा रही हैं वहाँ केवल शेडोज ही दिखेंगी, चीज़ें दिखेंगी नहीं, क्योंकि वो जंजीरों से बंधे हुए हैं। एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, और उन वस्तुओं में से, विच आर बीइंग कैरिड, जो कि ले जाई जा रही हैं, इन लाइक मैनर, इसी तरीके से, दे वुड ओनली सी द शेडोज, उनकी भी वो केवल परछाइयाँ ही देखेंगे। यस, ही सैड, हाँ उसने कहा। एंड इफ़ दे वर एबल टू कन्वर्स विद वन अनदर, और अगर वो कन्वर्स माने बातचीत करना, एक दूसरे से बातचीत करने में सक्षम होते हैं, दे वुड दे नॉट सपोज दैट दे वर नेमिंग what was actually before them,
तो क्या वो ये नहीं सोचेंगे कि जो कुछ उनके सामने है वो उसका नाम ले रहे हैं? वेरी ट्रू, हाँ बिल्कुल सही है, ये बात ग्लोकन बोल रहा है। एंड सपोज, और मान लो फर्दर आगे, दैट द प्रिजन हैड एन इको, कि इस जेल में एक इको है, यानी आवाज़ें गूंजती हैं, विच केम फ्रॉम द अदर साइड, जो कि दूसरी तरफ से आ रही हैं। वुड दे नॉट बी श्योर, तो क्या उनको पक्का यकीन नहीं होगा कैदियों को, टू फैंसी, ये मानने का, कल्पना करने का, व्हेन वन ऑफ द पासर्स बाय स्पोक, जब उनके पीछे से गुजरने वाला एक व्यक्ति बोल रहा हो, दैट द वॉइस विच दे हर्ड, कि जो आवाज़ उनको सुनाई दे रही है, केम फ्रॉम द पासिंग शेडो, वो सामने गुजरती हुई छाया से आ रही है, परछाई से आ रही है। नो क्वेश्चन ही रिप्लाइड, सवाल ही पैदा नहीं होता, उसने ये जवाब दिया, यानी इस पर सवाल नहीं लगाया जा सकता, उसने ये जवाब दिया। तो यहाँ पर सोक्रेटिस ने ये कहा है कि अगर कोई आवाज़ उनको सुनाई दे रही है, पीछे रोड पर जो लोग चल रहे हैं इन मूर्तियों को, तस्वीरों को लेकर, और वो आपस में बात भी कर रहे हैं, और उनकी जो आवाज़ है वो यहाँ गुफा में इको कर रही है, गूंज रही है, तो कैदियों को क्या लगेगा कि ये जो आवाज़ है इन शेडोज़ की आवाज़ है, ना कि पीछे से कोई बंदा गुजर रहा है उसकी आवाज़ है। तो वो यही मान के चलेंगे कि सामने वाली शेडोज़ ही बात कर रही हैं और इन्हीं की ये आवाज़ है। तो क्या ऐसा नहीं लगेगा, वो सोक्रेटिस कह रहा है। तो ग्लोकन ये कह रहा है कि नो क्वेश्चन ही रिप्लाइड, यानी इस पर तो हम सवाल लगा ही नहीं सकते, यानी ये बात बिल्कुल सही है। टू देम, उनके लिए, आई सेड, मैंने कहा, द ट्रुथ, सच्चाई, वुड बी, होगी, लिटरली नथिंग, यानी वास्तविक रूप से और कोई सच्चाई नहीं है, बट सिवाय द शेडोज़, उन परछाइयों के, ऑफ द इमेजेस, उन तस्वीरों की, उन मूर्तियों की जो परछाइयाँ पड़ रही हैं वो उनके लिए वास्तविक हैं। दैट इज़ सर्टेन, हाँ ये तो पक्की बात है कि उनके लिए तो वही वास्तविक है, क्योंकि बचपन से वो उन्होंने सिर्फ शेडोज़ ही देखी हैं, वास्तविक लोग देखे ही नहीं हैं, वास्तविक चीज़ें देखी ही नहीं हैं। एंड नाउ, और अब, लुक अगेन, फिर सुनो, एंड सी, और देखो, व्हाट विल नेचुरली फॉलो, यानी स्वाभाविक रूप से क्या होगा, इफ़, अगर, द प्रिजनर्स आर रिलीज्ड, इन कैदियों को आज़ाद कर दिया जाए, एंड डिसएब्यूज्ड, डिसएब्यूज का मतलब होता है किसी के भ्रम को दूर करना, मीन्स किसी को ये समझाना कि भाई अभी तक तुम जो सोच रहे थे, तुम्हारे जो आइडियाज़ हैं, तुम्हारी सोच है वो गलत है, तो उनको डिसएब्यूज़ कर दिया जाता है, यानी उनका भ्रम दूर कर दिया जाता है, ऑफ देयर एरर, यानी उनकी गलती को, अभी तक तो वो शेडोज़ को रियल मान रहे थे, तो उनकी इस गलती को दूर कर दिया जाता है। एट फर्स्ट, पहले तो, व्हेन एनी ऑफ देम, जब उनमें से कोई भी, इज़ लिबरेटेड, आज़ाद हो जाता है, एंड कंपेल्ड, और मजबूर किया जाता है, बाध्य किया जाता है, सडनली, अचानक, टू स्टैंड अप, खड़े होने के लिए, एंड टर्न हिज नेक, और अपनी गर्दन घुमाने के लिए, राउंड एंड वॉक एंड लुक टूवर्ड्स द लाइट, यानी उसको अपनी गर्दन घुमाने की इजाज़त दी जाती है, उसको चलने की इजाज़त दी जाती है, और रोशनी की तरफ देखने की इजाज़त दी जाती है। ही विल सफ़र शार्प पेन्स, तो इस बंदे को बहुत तेज़ दर्द होगा, है ना, हमेशा से अंधेरे में रहा है, इतनी तेज़ रोशनी उसने कभी नहीं देखी, सिर्फ शेडोज़ देखी हैं, तो उसकी आंखें एकदम चुंधिया जाएंगी, और चेन से बंधा रहा है, बैठा रहा है, तो उसकी जो टांगें हैं अकड़ गई होंगी, उसकी मसल्स अकड़ गई होंगी, तो उसको चलने में, खड़े होने में, रोशनी की तरफ देखने में बहुत दर्द होगा। द ग्लेयर, ग्लेयर माने चमक, विल डिस्ट्रेस हिम, उसको परेशान कर देगी, एंड ही विल बी अनेबल, और वो अक्षम रहेगा, टू सी, देखने में, द रियलिटीज़, वास्तविकताओं को, ऑफ विच, जिसके बारे में, इन हिज फॉर्मर स्टेट, अपनी पिछली अवस्था में, ही हैड सीन द शेडोज़, जिनकी केवल उसने परछाइयाँ देखी थीं, उन वास्तविकताओं को देखने में वो अक्षम रहेगा। एंड देन कंसीव समवन,
सेइंग टू हिम, एंड देन और तब, कंसीव सोचिए, समवन किसी को, सेइंग टू हिम उससे कहते हुए, दैट वॉट ही सॉ बिफोर वॉज एन इल्यूजन, कि भैया पहले जो तुम देखते थे वो केवल तुम्हारा वहम था, बट दैट नाउ, और के अब, when he is approaching nearer to being and his eye is turned towards more real existence, और अब जबकि वो वास्तविकता की तरफ आ रहा है और उसकी आंखें वास्तविक अस्तित्व की ओर मुड़ रही हैं, he has a क्लियरर विज़न, उसका जो विज़न है, जो उसका दृश्य है, यानी उसकी जो देखने की क्षमता है वो साफ होती जा रही है। What will be his reply, तो उसका जवाब क्या होगा ऐसे में। एंड यू मे फर्दर इमेजिन, और इसके बाद भी तुम कल्पना कर सकते हो, दैट हिज इंस्ट्रक्टर, कि उसका जो पथ प्रदर्शक है, इज़ पॉइंटिंग, इशारा कर रहा है, इंगित कर रहा है, टू द ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों की तरफ, एज दे पास एंड रिक्वायरिंग हिम टू नेम देम, जैसे जैसे उसके सामने से चीज़ें गुजर रही हैं और उनसे कह रहा है कि ज़रा इनके नाम बताओ। विल ही नॉट बी परप्लेक्सड, क्या वो परेशान नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसे इन चीज़ों के वास्तविकताओं के तो नाम ही नहीं मालूम, उसने केवल शेडोज़ देखी हैं। विल ही नॉट फैंसी, तो इस वक्त क्या वो ये कल्पना नहीं करेगा, दैट द शेडोज़, कि वो परछाइयाँ, विच ही फॉर्मरली सॉ, जो उसने पहले देखी थी, आर ट्रूअर, वो ज़्यादा सच हैं, देन द ऑब्जेक्ट्स, बजाय उन चीज़ों के, विच आर नाउ शोन टू हिम, जो कि अब उसे दिखाई जा रही हैं। यानी एक तरीके से सोक्रेटिस ये कह रहा है कि जो वास्तविक संसार है, यानी जो कुछ भी हम देख रहे हैं इस संसार में, वो हमको वास्तविक लगता है। अगर कोई हमको ये बताए कि तुम ये जो देख रहे हो ये वास्तविकता नहीं है, वास्तविकता कुछ और है, तो हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे। तो वैसी ही हालत इस बंदे की होगी। तो ग्लोकन कहता है, फार ट्रूअर, हाँ ये बहुत ज़्यादा सच है। एंड इफ़ ही इज़ कंपेल्ड, और अगर उसको मजबूर किया जाता है, टू लुक स्ट्रेट, सीधा देखने के लिए, एट द लाइट, रोशनी की तरफ, विल ही नॉट हैव द पेन इन हिज आइज, तो क्या उसकी आंखों में दर्द नहीं होगा, विच विल मेक हिम टर्न अवे टू टेक रिफ्यूज इन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ विजन विच ही कैन सी। अब वो क्या करेगा कि वो अपनी आंखें घूम जाएगा और वहाँ शरण लेगा जिधर उसकी आँखों को राहत मिले, जिनको वो आराम से देख पाए, ऐसी चीज़ों की तरफ अपनी नज़रें घुमा लेगा। एंड विच ही विल कंसीव टू बी इन रियलिटी क्लियरर देन द थिंग्स विच आर नाउ बीइंग शोन टू हिम, और उसको वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर लगेंगी, ज़्यादा साफ लगेंगी जो इस वक्त उसको दिखाई जा रही हैं उनसे, है ना। उसको जो दिखाई जा रही हैं उन पर तेज़ रोशनी है और उसने तो इतनी रोशनी में चीज़ें देखी ही नहीं, तो वो उन चीज़ों को देखना ज़्यादा पसंद करेगा जिन पर कम रोशनी पड़ रही हो और जिनको वो आसानी से देख पाए, और वही उसको वास्तविक भी लगेंगी। ट्रू ही सेड, हाँ सच कहा, ये बात तो उसने कहा, यानी ग्लोकन ने कहा। फिर सोक्रेटिस क्या कहता है, एंड सपोज वंस मोर, और एक बार फिर ये सोचो, दैट ही इज़ रिलक्टेंटली ड्रैग्ड अप, कि उसको अनमने ढंग से, यानी उसकी इच्छा के विरुद्ध, ड्रैग्ड अप माने घसीट कर ले जाया जाता है, अ स्टीप एंड रगिड एसेंट, स्टीप माने ढालू, रगिड माने खुरदरा, एसेंट माने चढ़ाव, तो उसको चढ़ाई पर ऊपर घसीट के ले जाया जाता है। एंड हेल्ड फास्ट, और कसकर पकड़ा जाता है, until he is forced, जब तक कि उसको मजबूर ना किया जाए, into the presence of the sun himself, यानी खुद सूरज की उपस्थिति में। अब देखिए, अभी तक तो उससे रोशनी आग की ही बर्दाश्त नहीं हो रही थी, है ना। बताया ये गया कि आग की रोशनी से छाया बन नहीं थी गुफा की दीवार पर, अब उसको आग के पास ले जाएगा, वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब और घसीट के ले जाया गया उसको ज़बरदस्ती और सूरज की रोशनी में ले जाया गया। इज़ ही नॉट लाइकली टू बी पेन्ड एंड इरिटेटेड,
तो उसको दर्द नहीं होगा और क्या वो गुस्सा नहीं होगा, वो नाराज़ नहीं होगा। When he approaches the light, जब वो रोशनी में पहुंचता है, his eyes will be dazzled, उसकी आंखें चौंधिया जाएंगी, and he will not be able to see anything at all, और उसको बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई देगा of what are now called realities, जो उसको बताया जा रहा है कि भाई ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है, वो उसको बिल्कुल दिखाई नहीं देगी सूरज की रोशनी में। तो नॉट ऑल इन अ मोमेंट ही सेड, हाँ भाई एक पल को तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, उसने कहा, ग्लूकोन ने कहा। तो फिर सोक्रेटिस ने क्या कहा, ही विल रिक्वायर टू ग्रो एकस्टम्ड टू द साइट ऑफ द अपर वर्ल्ड, अब उसको एकस्टम टू होना पड़ेगा, यानी आदी होना पड़ेगा उसको ऊपर की दुनिया की चीज़ों, जो यहाँ का दृश्य है, यहाँ की जो रोशनी है उसका आदी उसको होना पड़ेगा। एंड फर्स्ट, और पहले, ही विल सी, वो देखेगा, द शेडोज बेस्ट, सबसे अच्छे तरीके से तो वो परछाइयों को ही देखेगा। नेक्स्ट, और उसके बाद द रिफ्लेक्शंस ऑफ मैन, लोगों की तस्वीरें, एंड मैन एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द वाटर, तो तस्वीरें जो पानी में दिखाई देती हैं वो उसको देखने में आसानी होगी, आराम से देख पाएगा उनको। एंड देन द ऑब्जेक्ट्स देमसेल्व्स, और फिर चीज़ों को भी देख पाएगा, यानी पहले वो चीज़ों की परछाइयाँ देखने उसकी आंखें आराम से देख पाएंगी, फिर उन चीज़ों के रिफ्लेक्शन पानी में आराम से देख पाएगा, और उसके बाद फिर वो चीज़ों को ढंग से देख पाएगा। देन ही विल गेज अपॉन द लाइट ऑफ द मून, और उसके बाद फिर वो चंद्रमा की रोशनी को देखेगा, एंड द स्टार्स, और सितारों को देखेगा, एंड द स्पेंगल्ड हेवन, स्पेंगल्ड माने जड़ाऊ, सितारों से भरा हुआ चमकीला, हेवन माने स्वर्ग होता है, लेकिन यहाँ पर आसमान, तो चमकीला जो सितारों से भरा आसमान है उसको देख पाएगा, उसकी आंखें देख पाएंगी। एंड ही विल सी द स्काई, और वो आकाश को देखेगा, एंड द स्टार्स, सितारों को देखेगा, बाय नाइट, रात में, बेटर देन द सन और द लाइट ऑफ द सन बाय डे। तो अच्छा तुम बताओ, क्या रात की रोशनी में उसको आसमान ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा सितारों की रोशनी में बजाय सूरज की रोशनी में और दिन में? तो वो कहता है ग्लूकोन, सर्टेनली, बिल्कुल पक्की बात, निश्चय ही उसको रात का आसमान ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसको अच्छे से देख पाएगा। लास्ट ऑफ ऑल, और अंत में, और सबसे आखिरी बात तुम ये सुनो, ही विल बी एबल टू द सन, कि सबसे अंत में वो सूरज को देखने में कामयाब होगा, सूरज की तरफ तो वो बहुत बाद में देख पाएगा। एंड नॉट मियर रिफ्लेक्शंस ऑफ हिम इन द वाटर, पहले तो उसके रिफ्लेक्शन देखेगा पानी में, तो उसके बाद ही सूरज को देख पाएगा। बट ही विल सी हिम इन हिज ओन प्रॉपर प्लेस, और उसके बाद जब उसकी आंखें सेट हो जाएंगी, स्थिर हो जाएंगी, तो फिर वो सूरज को प्रॉपरली देख पाएगा उसकी जगह पर। एंड नॉट इन अनदर, ना कि पानी में या किसी और जगह। एंड ही विल कंटेम्पलेट हिम एज ही इज़, और फिर वो उसको वैसे ही देखेगा जैसा कि सूरज है, सर्टेनली, निश्चय ही। ही विल देन प्रोसीड टू आर्ग्यू दैट दिस इज़ ही हु गिव्स द सीजन एंड द ईयर्स। अच्छा, इन्होंने सूरज के लिए ही वर्ड यूज़ किया है ना। तो ही विल देन प्रोसीड, और फिर वो आगे बढ़ेगा, टू आर्ग्यू, ये तर्क करने के लिए, ये बोलने के लिए, दैट दिस इज़ ही, कि यही है वो, यानी सूरज ही है वो, हु गिव्स, जो देता है, द सीजन, मौसम, ऋतुएं, एंड द ईयर्स, और साल, एंड इज़ द गार्जियन, और वो गार्जियन है, रक्षक है, संरक्षक है, ऑफ ऑल, सभी का, दैट इज़ इन द विजिबल वर्ल्ड, जो कुछ भी इस दृश्य संसार में है। एंड इन अ सर्टेन वे, और एक निश्चित तरीके से, द कॉज ऑफ ऑल थिंग्स, सभी चीज़ों की वजह है, यानी इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर अगर जीवन है तो वो सूरज की वजह से है। विच ही एंड हिज फेलोज हैव बीन accustomed टू behold, जो कि वो और उसके साथी
एक्स्टम टू यानी आदी हैं, टू बिहोल्ड देखने के। तो जो कुछ भी हम देखने के हम लोग आदी हैं, इस संसार में हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो सूरज की देन है। इसीलिए तो हम सूरज को देवता मानकर पूजते हैं। यूनानी लोग भी देवता मानकर पूजते थे, हम भी देवता मानकर पूजते हैं। सूर्य देव की पूजा करते हैं, हम प्रातःकाल उठकर सूर्य नमस्कार करते हैं और करना भी चाहिए। उनका शुक्रिया अदा करना हमारा फर्ज बनता है। क्लियरली ही सेड, हाँ ये तो साफ बात है, उसने कहा यानी ग्लूकॉन ने कहा। ही वुड फर्स्ट सी द सन एंड देन रीजन अबाउट हिम, तो पहले वो सूरज को देखेगा और फिर सूरज के बारे में तर्क करेगा। एंड व्हेन ही रिमेंबर्ड, और जब वो याद करेगा हिज ओल्ड हैबिटेशन, अपना पुराना निवास स्थान या जहाँ वो पहले रहता था यानी गुफा में, एंड द विजडम ऑफ द डैन, और विजडम बुद्धिमानी ऑफ द डैन उस गुफा की, एंड हिज फेलो प्रिजनर्स, और अपने साथी कैदियों की बुद्धिमानी को याद करेगा। डू यू नॉट सपोज, तो क्या तुम्हें नहीं लगता दैट ही वुड फेलिसिटेट कि वो फेलिसिटेट मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करेगा, यानी अपने आप को बधाई देगा। ही वुड फेलिसिटेट हिमसेल्फ, अपने आप को बधाई देगा, ऑन द चेंज, इस परिवर्तन पर, एंड पिटी देम, और उन पर दया करेगा। तो भाई वो अपने आप को इस बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करेगा कि भाई मैं उस अंधेरे से निकल आया, उस अज्ञानता से बाहर आ गया, और उन पर दया करेगा जो अभी भी अज्ञानी हैं, जो अभी भी उसी गुफा में हैं। सर्टेनली ही वुड, हाँ पक्का ये बात तो है, वो ज़रूर अपने आप को बधाई देगा इस बात के लिए। एंड इफ़ दे वर इन द हैबिट ऑफ कॉन्फरिंग ऑनर्स, एंड इफ़ और अगर, दे वर वो होंगे, इन द हैबिट उनमें आदत होगी या उनके यहाँ परंपरा होगी एक इस चीज़ की, ऑफ कॉन्फरिंग माने देने की, इनाम देने की, ऑनर्स माने सम्मान देने की, एमंग देमसेल्व्स उन लोगों के बीच में, ऑन दोज उन लोगों को सम्मान देने की परंपरा होगी, हु वर क्विकेस्ट जो सबसे ज़्यादा तेज होंगे, टू ऑब्जर्व ध्यान से देखने में, पहचानने में, द पासिंग शेडोज गुजरती हुई परछाइयों को, एंड टू रिमार्क और ये टिप्पणी करने में, विच ऑफ देम वेंट बिफोर कि कौन सी परछाई पहले गई, एंड विच फॉलोड आफ्टर और कौन सी बाद में आई, एंड विच वर टुगेदर और कौन सी परछाइयाँ साथ साथ गईं, एंड हु वर देयर फॉर बेस्ट एबल और कौन है जो सबसे ज़्यादा समर्थ है, टू ड्रॉ कंक्लूजन्स निष्कर्ष निकालने में, एज टू द फ्यूचर भविष्य के बारे में। डू यू थिंक तो क्या तुम्हें लगता है, दैट ही वुड केयर कि वो जरा सी भी परवाह करेगा, फॉर सच ऑनर्स ऐसे सम्मान की, एंड ग्लोरीज और ऐसी ख्याति की, और एनवी या फिर वो जरा सा भी रश्क रखेगा, जरा सा भी ईर्ष्या करेगा, द पजेसर्स ऑफ दैम उनके मालिकों से, यानी जिनको वो ऑनर्स और जो ग्लोरीज मिले हुए हैं उनसे वो जरा सी भी ईर्ष्या करेगा। वुड ही नॉट से विद होमर, क्या वो होमर के साथ ऐसा नहीं कहेगा। पहले आप इस पैराग्राफ को समझ लीजिए, लंबा सेंटेंस है ये, पूरा एक ही सेंटेंस है यहाँ से लेकर पूरा पैराग्राफ। वो कहना ये चाह रहा है इस पूरे में कि उस गुफा में मान लीजिए एक कंपटीशन होता है लोगों के बीच कि जो ये परछाई जा रही है, कौन सी परछाई पहले हुई, कौन सी बाद में हुई, और कौन उन परछाइयों के बारे में सटीक टिप्पणियाँ करता है, कौन सटीक भविष्यवाणी करता है, और जो सही भविष्यवाणी करता है वो इनाम जीतता है। तो अब जो बंदा ऊपर आ गया है और जिसने सच्चाई देख ली है कि गुफा के अंदर की चीज़ें वास्तविक नहीं हैं और वहाँ जो शेडोज़ के पहचानने के आधार पर इनाम मिलता है, अवार्ड मिलते हैं, वो अवार्ड किसी मतलब के नहीं हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है, तो क्या वो उन लोगों से ईर्ष्या करेगा जिनके पास वो अवार्ड हैं या उनको अभी भी मिल रहे हैं या फिर अभी भी जो उन कॉम्पिटिशन्स को जीत रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इस दुनिया में हम लोगों के कॉम्पिटिशन्स क्या होते हैं, भाई किसके पास बड़ी गाड़ी है ना। मान लीजिए हमारे पास अल्टो है और आपके पास इनोवा है, तो हम आपसे ईर्ष्या करेंगे ना कि आपके पास इनोवा है, फॉर्च्यूनर है भैया। वैसे ही हमारे पास 100 गज का मकान है और आपके पास 1000 गज का मकान है, तो जाहिर सी बात है हम आपसे ईर्ष्या करेंगे ना। तो मेरे पास 1 लाख रुपया है, आपके पास 1 करोड़ रुपया है, तो मैं ईर्ष्या करूँगी ना आपसे।
अब ये जो बंदा है जो बाहर निकला है, अब उसे पता है कि वो अंदर जो फॉर्च्यूनर है या फिर जो 1 करोड़ रुपया है या फिर 1000 गज का कोठी है, उसका कोई मतलब ही नहीं है ना, मीनिंगलेस है। तो काहे को ईर्ष्या करेगा जब रियलिटी समझ में आ जाएगी। तो ये बात कहना चाहता है सोक्रेटिस, है ना। एक बार जब आपको ये समझ में आ जाता है कि इस दुनिया के सारे पोजेशंस आपके लिए मीनिंगलेस हैं, इनका कोई मतलब ही नहीं है, साथ जाने नहीं है ना, यहाँ आके इकट्ठा करते हैं यहीं छोड़ जाते हैं। तो जब एक बार ये चीज़ समझ में आ जाती है वास्तविकता आपको, तो आप लोगों से ईर्ष्या नहीं करते और ना ही आप उनको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर आगे वो क्या कहता है, देखिए। बेटर टू बी द पुअर सर्वेंट ऑफ अ पुअर मास्टर। तो बेहतर है कि हम एक गरीब मालिक के गरीब नौकर बने रहें। एंड टू एंड्योर एनीथिंग रेदर देन थिंक एज दे डू एंड लिव आफ्टर देयर मैनर। तो भाई एंड टू एंड्योर एनीथिंग, वो कुछ भी बर्दाश्त कर लेगा, बजाय इसके कि वो ऐसे रहे जो जैसे कि वो गुफा वाले लोग रह रहे हैं। तो गुफा वाले लोगों के से स्पर्धा करने के लिए बजाय, उनसे कंपटीशन करने की बजाय, या वो वहाँ जो चीज़ें हासिल करने का कंपटीशन होता है उसको करने की बजाय, वो ऊपर रहकर वास्तविक दुनिया में रहकर कुछ भी एंड्योर कर लेगा, कुछ भी बर्दाश्त कर लेगा। फिर आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। यस ही सैड। अब हाँ, किसने कहा? ग्लूकोन ने कहा सोक्रेटिस को ये जवाब दिया। I think that he would rather suffer anything than entertain these false notions and live in this miserable manner. तो मुझे भी लगता है कि वो कुछ भी बर्दाश्त कर लेगा। He would rather suffer anything, suffer माने यही वही बर्दाश्त कर लेना, कुछ भी बर्दाश्त कर लेगा, then बजाय entertain माने पालने के, these false notions ये फालतू के विचार, फालतू के ख्यालात, एंड लिव और बजाय रहने के इन दिस मिजरेबल मैनर, इस कष्टप्रद तरीके से, यानी गुफा में रहने की बजाय, अंधेरे में रहने की बजाय वो रोशनी में रहेगा और कुछ भी बर्दाश्त करेगा। तो जब एक बार आपको सच्चाई का आभास हो जाता है ना, जब आप सच्चाई का एहसास आपको हो जाता है, तो आप कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। इमेजिन वंस मोर आई सेड, मैंने कहा, यानी सोक्रेटिस ने कहा, सुकरात ने कहा, इमेजिन वंस मोर, एक बार और सोचो, कल्पना करो, सच एन वन, कि ऐसा एक बंदा, कमिंग सडनली, आता है अचानक, आउट ऑफ द सन, सूरज से, टू बी रिप्लेस्ड इन हिज ओल्ड सिचुएशन, वापस अपनी पुरानी स्थिति में। वुड ही नॉट बी सर्टेन टू हैव हिज आईज फुल ऑफ डार्कनेस, तो क्या निश्चय ही उसकी आंखें अंधेरे से नहीं भर जाएंगी। अच्छा, आप खुद देखिए, जब आप बाहर से आते हैं और अंदर कमरे में आते हैं जहाँ लाइट ना जल रही हो, तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, है ना। अंदर आप कमरे में होते हैं तो आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होता है, जबकि लाइट नहीं जल रही हो, कमरे की लाइट ऑन भी ना करें आप, तो अंदर आपको सब कुछ दिख रहा होता है। लेकिन बाहर से जब सूरज की रोशनी में से आते हैं तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब यही हाल इस बंदे का होगा, यानी बाहर घूम ही आया है, अब अंदर जब आता है वापस तो उसकी आंखें अंधेरे से भर जाती हैं। टू बी श्योर ही सेड, हाँ ये बात तो पक्की है, उसने कहा, यानी ग्लूकोन ने कहा। एंड इफ, और अगर, देयर वर अ कंटेस्ट, वहाँ पर कोई प्रतिस्पर्धा हो रही हो, कंटेस्ट में कंपटीशन हो रहा हो, एंड ही हैड टू कम्पीट, और उसको प्रतिस्पर्धा करनी हो, मुकाबला करना हो, इन मेजरिंग, नापने में, द शेडोज, परछाइयों को, विद द प्रिजनर्स, उन कैदियों के साथ में, हु हैड नेवर मूव्ड आउट ऑफ द डेन, जो इस गुफा से कभी बाहर ही नहीं निकले, वाइल हिज साइट वॉज स्टिल वीक, अब ये बंदा तो बाहर से आया है तो उसकी आंखें अभी भी कमज़ोर हैं, एंड बिफोर हिज आइज हैड बिकम स्टडी, और इससे पहले कि उसकी आंखें स्थिर हो पाती, भाई आंखों को सेट होने में टाइम लगता है जब हम रोशनी से वापस अंधेरे में आते हैं, तो इससे पहले कि उसकी आंखें स्थिर हो पाती, एंड द टाइम विच वुड बी नीडेड टू एक्वायर दिस न्यू हैबिट ऑफ साइट माइट बी वेरी कंसिडरेबल, और भाई आंखों को वापस स्थिर होने में, सही से देख पाने में काफ़ी टाइम लग सकता है। वुड ही नॉट बी रिडिक्यूलस,
तो क्या वो हास्यास्पद नहीं हो जाएगा? यानी बाकी लोग क्या उसका मजाक नहीं बनाएंगे कि देखो बंदा बाहर गया था, कैसी आंखें लेकर आ गया, ये तो इसको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये तो देखने की अपनी ताकत ही खो बैठा। तो क्या वो हास्यास्पद नहीं हो जाएगा? ऐसे ही तो जिन लोगों को ज्ञान हो जाता है उनकी हंसी उड़ाई जाती है, देखो भैया कैसी पागलपने की बातें कर रहे हैं, जे देखो जे पढ़े गए, जे मुझे बहुत पढ़े गए, इन्हें बड़ा ज्ञान है गो, कैसी बातें कर रहे हैं, तो वो उनका मजाक उड़ाया जाता है। मैन वुड से ऑफ हिम, लोग कहेंगे उसके बारे में, क्या कहेंगे? दैट अप ही बेंट, कि भैया ये बंदा ऊपर गया था, एंड डाउन ही केम विदाउट हिज आईज, और अपनी आंखें ऊपर ही छोड़ आया, नीचे आया तो आंखें ही नहीं लेके आया, विदाउट हिज आईज, नीचे बिना आंखों के ही आ गया, एंड दैट इट वाज बेटर, और भैया इससे तो बेहतर यही था, नॉट इवन टू थिंक ऑफ असेंडिंग, कि ऊपर जाने की सोचता भी नहीं, और हम लोगों के लिए भी ये बेहतर भैया कोई ऊपर जाने की मत सोचियो। एंड इफ एनीवन ट्राइड, और अगर किसी ने कोशिश भी की, जरूरत भी की, टू लूज, खोलने की, एनदर, एक और बंदे को, एंड लीड हिम अप टू द लाइट, और उसको रोशनी में ले जाने की, लेट हिम ओनली कैच द ऑफेंडर, लेट देम ओनली कैच द ऑफेंडर, बस वो बंदा पकड़ में आ जाए जो खोल रहा है एक और बंदे को, जरा सा पकड़ में आ जाए, एंड दे वुड पुट हिम टू डेथ, और उसको ठोक ठोक के पीट पीट के ही मार डालेंगे, है ना, पुट हिम टू डेथ। अच्छा, एक और को अब तू ऊपर ले जाएगा, वहाँ से अंधा करके लेके आएगा, बिल्कुल नहीं जाने देंगे। नो क्वेश्चन ही सेड, हाँ जी, इसमें तो हम कोई सवाल नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसा ही होगा, है ना, इस पर सवालिया निशान नहीं लगा सकते हम। दिस एंटायर एलेगरी, ये जो पूरा दृष्टांत है, ये जो पूरी कहानी मैंने तुम्हें बताई, आई सेड, मैंने कहा, यानी सुकरात ने कहा, यू मे नाउ अपेंड, तुम अब जोड़ सकते हो डियर ग्लूकोन, अब ये ग्लूकोन का नाम आया, मैं ऊपर से आपको बताती जा रही थी ना, ग्लूकोन ग्लूकोन, अब आया ये नाम, यानी सुकरात, सोक्रेटिस से तो आप परिचित है ना, SOCRATES, सोक्रेटिस की स्पेलिंग है, और ये ग्लूकोन से बात हो रही है, और ग्लूकोन कौन है? प्लेटो का भाई है। तो सुकरात कह रहा है कि प्यारे ग्लूकोन, अब तुम इस दृष्टांत को जोड़ो टू द प्रीवियस आर्ग्यूमेंट, पिछले वाले तर्क से, यानी आप तो बुक 7th पढ़ रहे हैं, इसके पहले तो भी तो 6 बुक्स हैं, यानी काफ़ी बड़ा वॉल्यूमिनस बुक है ये द रिपब्लिक, और पढ़ने लायक है भाई, पूरा पढ़िएगा जब भी आपको वक्त मिले, अभी तो वक्त होगा ही नहीं, इतना सारा पढ़ने को रहता है। तो पिछले तर्क से तुम जोड़ सकते हो, द प्रिजन हाउस इज़ द वर्ल्ड ऑफ साइट, तो जो प्रिजन हाउस है, जो कैद खाना है, वो वर्ल्ड ऑफ साइट, यानी जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है, मैंने आपको बताया ना, ये जो संसार है जो हमको दिखाई दे रहा है, कहीं हमको घर दिखाई दे रहे हैं, नदियाँ दिखाई दे रही हैं, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, लोगों की बंगले हैं, तो ये वर्ल्ड ऑफ साइट है जो प्रिजन हाउस है। द लाइट ऑफ द फायर इज़ द सन, तो जो लाइट है आग की वो सन है, सूरज है। एंड यू विल नॉट मिस एप्रीहेंड मी, और तुम मुझको गलत नहीं समझोगे, इफ़ यू इंटरप्रेट, और अगर तुम इंटरप्रेट करो, व्याख्या करो, द जर्नी अपवर्ड्स, ऊपर की यात्रा को ये मान के चलो, उसकी व्याख्या इस तरीके से करो, टू बी द एसेंट ऑफ द सोल, हमारी आत्मा, जो हमारी सोल है, जो हमारी रूह है, उसका उठान, एसेंट, उसका ऊपर उठना, है ना, हम नीचे के संसार से जुड़े रहते हैं, और इन्हीं चीज़ों में अटके रहते हैं कि भैया वो ऐसा, ये ऐसा, इसने मेरे बारे में ये कहा, उसने मेरे बारे में ये कहा, उसने मुझसे ज़्यादा पैसा कमा लिया, उसने वो मुझसे अच्छे कपड़े पहन रहा, उसके पास मेरे से बड़ी अच्छी गाड़ी है, तो ये सब नीचे की चीज़ें हैं, है ना, लोअर वर्ल्ड में ही आप उलझे हुए हैं, छोटी सोच है। तो जब आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं तो ये क्या होता है? एसेंट ऑफ द सोल, आपकी आत्मा ऊंची उठ जाती है ना, सारा संसार आपका अपना हो जाता है। जो फॉर्च्यूनर वाला है वो भी आपको अपना भाई दिखता है, कोई बात नहीं, अपने भाई पे है। तो वसुधैव कुटुंबकम की जब भावना आपके अंदर आ जाती है और सारे संसार में आपको ईश्वर दिखाई देता है, आप इस छोटे बड़े से, ऊंच नीच से, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं, आप कहीं ऊपरी संसार में आप जीने लगते हैं। तो ये क्या है? एसेंट ऑफ द सोल इनटू द इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड। आप किस संसार में पहुंच जाते हैं? बौद्धिक संसार में, है ना। ये फिजिकल वर्ल्ड से आप थोड़ा ऊपर उठकर इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। अकॉर्डिंग टू माई पुअर बिलीफ,
मेरा जो छोटा सा विश्वास है, यानी मैं तो हम जो लोग बहुत पढ़ जाते हैं ना मेरे इस पे वीडियोस पे, अक्सर एक कमेंट आता है एक साहब का, तो वो अपने आप को बड़ा ऑर्डिनरी आदमी कहते हैं, जबकि उनका कमेंट ये दिखाता है कि वो अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान हैं और उनकी टर्मिनोलॉजी, उनकी वोकेबलरी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो उसी तरीके से सोक्रेटिस भी कह रहा है, अकॉर्डिंग टू माई पुअर बिलीफ, मेरा भैया गरीब सा ये विश्वास है, विच एट योर डिज़ायर, यानी तुम चाहो तो, आई हैव एक्सप्रेस्ड, अब मैंने तो अपने विचार व्यक्त कर दिए, वेदर राइटली और रॉन्गली, अब मेरा ये विचार सही है या गलत है, गॉड नोज, भगवान ही जानता है, बट वेदर ट्रू और फॉल्स, लेकिन चाहे ये सही हो या गलत हो, माई ओपिनियन इज़ दैट, मेरी राय तो ये है, इन द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान के संसार में, द आइडिया ऑफ गुड, अच्छाई का जो विचार है, एपियर्स, हमारे सामने आता है, लास्ट ऑफ ऑल, सबसे अंत में। तो हम जो इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में प्रवेश करते हैं, हमारी आत्मा जो ऊपर उठती है वो सबसे लास्ट में उठती है ना। कई बार आपने लोगों को देखा होगा कि वो बहुत अपने जीवन में भ्रष्टाचार करेंगे, धन कमाएंगे, ये इकट्ठा कर, उसको लूट, इससे रिश्वत ले, उससे ले, जोड़ जोड़ के स्विस बैंक में अलग पड़ा है, यहाँ की बैंकों में अलग पड़ा है, नौकर के नाम से ज़मीन ले ली, इस रिश्तेदार के नाम से ज़मीन ले ली, हे भगवान। और लास्ट में उनको जब मर रहे होते हैं ना, तब उनको एहसास होता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या खोया है ना। इकट्ठा तो बहुत किया, पाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन क्या खोया वो उनको अंत में समझ में आता है। कितना मीनिंगलेस था जिसको इकट्ठा करने में वो लगे रहे, वो उनको अंत में समझ में आता है। तो जो आइडिया ऑफ द गुड है, अच्छाई का जो ख्याल है, एपियर्स लास्ट ऑफ ऑल, वो हमको बिल्कुल अंत में समझ में आता है, जब हमारी मुट्ठी से ये जीवन सरक चुका होता है रेत की तरह, तब हमें समझ में आता है। एंड इज सीन, और वो देखा जाता है, ओनली विद एन एफर्ट, केवल कोशिशों के द्वारा, एंड व्हेन सीन, और जब देखा जाता है, इज ऑल्सो इन्फर्ड टू बी द यूनिवर्सल ऑथर ऑफ ऑल थिंग्स, तब हमको ये भी समझ में आता है कि यही यूनिवर्सल ऑथर है। यानी जो सन है, सूरज है, उसको एक सिंबल माना है प्लेटो ने, सोक्रेटिस ने, और वो अच्छाई का प्रतीक है ना। पीछे से एक सूरज की एनालॉजी चली आ रही है, पहले भी उसने सूरज की बात की, पिछले पेज पर आपको याद होगा। तो एनालॉजी ऑफ द सन है, तो जो सूरज है वो अच्छाई का प्रतीक है, उसकी वजह से ही सारी दुनिया में रोशनी है, उसकी वजह से ही सारी दुनिया में लाइफ है। तो वो गुडनेस का प्रतीक है, वो अच्छाई का प्रतीक है, वो सच्चाई का प्रतीक है। तो हम लोगों को अच्छाई, सच्चाई, गुडनेस, ये लास्ट में समझ में आता है कि ये जो अच्छाई है, ये जो सच्चाई है, इसी की वजह से तो दुनिया चल रही है। हमारे लालच, हमारे गुस्सा, हमारी ईर्ष्या, है ना, इन सब की वजह से नहीं चल रही है। ये तो हमारी टांग पकड़ के पीछे खींचने वाली चीज़ें हैं। तो ये लास्ट में समझ में आता है। और ये जो आइडिया ऑफ गुडनेस है, इज ऑल्सो इन्फर्ड टू बी द यूनिवर्सल ऑथर ऑफ ऑल थिंग्स ब्यूटीफुल एंड राइट। तो जो सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, जो सारी सही चीज़ें हैं, उन सब का यूनिवर्सल ऑथर है। यूनिवर्सल सार्वभौमिक, ऑथर माने क्रिएटर, बनाने वाला। तो सारी चीज़ें इस अच्छाई से ही बनी हैं। पेरेंट ऑफ लाइट, पेरेंट है, जन्मदाता है, ऑफ लाइट, रोशनी का, एंड ऑफ द लॉर्ड ऑफ लाइट इन दिस विजिबल वर्ल्ड, और इस दृश्य संसार में रोशनी का मालिक है, प्रणेता है, एंड द इमीडिएट सोर्स, और वो एक पहला स्रोत है, ऑफ रीजन, तर्क का, या आप कह सकते हैं तर्क शक्ति का, या आप कह सकते हैं विवेक का, बुद्धि का, एंड ट्रुथ, और सच्चाई का, इन द इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक संसार में। एंड दैट दिस इज द पावर अपॉन विच ही हु वुड एक्ट रैशनली एदर इन पब्लिक और प्राइवेट लाइफ मस्ट हैव हिज आई फिक्स्ड। और भाई, एंड दैट दिस इज द पावर, और यही वो ताकत है, अपॉन विच, जिसके ऊपर, ही, उस बंदे को, हु वुड एक्ट, जो करना चाहता हो,
काम करना चाहते हो रैशनली, तार्किक रूप से, बौद्धिक रूप से, either इन पब्लिक, या तो आम जनता में और प्राइवेट लाइफ या फिर अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में, मस्ट हैव हिज आई फिक्स्ड, उसको अपनी नज़र यहाँ गढ़ानी चाहिए, यानी इसको हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी में हम क्या चीज़ हासिल करने की कोशिश करें? द आइडिया ऑफ द गुड, अच्छाई, सच्चाई, वो क्या है, उस सच्चाई को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। जिस दिन हम अच्छाई का रास्ता अपना लेते हैं, है ना, सच्चाई का रास्ता अपना लेते हैं, सब कुछ हमारा अपना हो जाता है ना, सारा संसार ही हमारा हो जाता है। जहाँ हमें किसी की ज़मीन हड़पने की ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ जिसके पास भी है वो हमारा भाई है, वो हमारा अपना है, और उसकी ज़मीन भी हमारी अपनी है ना, उसका पैसा भी हमारा अपना है, उसकी फॉर्च्यूनर भी हमारी अपनी है। तो हमें अपनी नज़र वहाँ गढ़ानी चाहिए, अच्छाई पर, सच्चाई पर। आई एग्री, मैं सहमत हूँ, ही सेड, ग्लॉकन ने कहा। एज फार एज आई एम एबल टू अंडरस्टैंड यू, जहाँ तक मुझे तुम्हारी बात समझ में आ रही है, मैं इस बात से सहमत हूँ, और आप लोग भी सहमत होंगे ना, अच्छी लग रही है ना सुकरात की बातें। मोर ओवर आई सेड, इसके अलावा मैंने कहा, यू मस्ट नॉट वंडर दैट दोज हु अटेन टू दिस ब्यूटिफुल विजन आर अनविलिंग टू डिसेंड टू ह्यूमन अफेयर्स। भाई एक बात और तुम मानोगे कि यू मस्ट नॉट वंडर, तुम इस बात पर तुम्हें बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा दैट कि दोज, वो लोग, हु अटेन, जिन्हें हासिल हो जाता है, टू दिस ब्यूटिफुल विजन, ये खूबसूरत दृश्य, ये खूबसूरत ख्याल जिनके दिल में आ जाता है ना, उनके दिमाग में आ जाता है, उनको हासिल हो जाता है, उनकी सोल में ये खूबसूरत ख्यालात आ जाते हैं, वो लोग आर अनविलिंग, वो अनिच्छुक होते हैं, टू डिसेंड, टू नीचे उतरने में, नीचे गिरने में, टू ह्यूमन अफेयर्स, इंसानी मामलों में, है ना। हम इंसानों के जो नीचे जो छोटे छोटे मामले होते हैं ना, उसने हमारी मेड़ काट ली, उसने हमारा ये थोड़ा सा खेत काट लिया, उसने हमारी नाली हटा ली, उसने हमारा ये ले लिया, जरा सी गली में ही लोग 1-1 इंच दीवार आगे बढ़ा लेते हैं, साहब उसने हमारी 1 इंच दीवार वो काट ली, अपने में मिला ली। तो ये छोटे मोटे झगड़े हैं, 100 रुपये उसने हमारे लौटाए नहीं, ले लिए थे उधार, तो ये ह्यूमन अफेयर्स हैं। अब इनमें वो पचड़ों में नहीं पड़ता भैया, एक बार जो इन सब मामलों से ऊपर उठ गया। फॉर देयर सोल्स, क्योंकि उनकी रूहें, उनकी आत्माएं, आर एवर हेस्निंग, हमेशा जल्दबाजी में होती हैं, तेजी से जा रही होती हैं, इनटू द अपर वर्ल्ड, ऊपर के संसार में, बौद्धिक संसार में, आध्यात्मिक संसार में, वेयर दे डिज़ायर टू ड्वेल, जहाँ रहने की उनकी इच्छा होती है, विच डिज़ायर ऑफ देयर्स, और उनकी वो इच्छा, सोल, क्योंकि भाई आई ही वहाँ से है, तो वहाँ पर ही, उधर ही जाने की उसकी इच्छा भी होती है, वेरी नेचुरल, बड़ी स्वाभाविक सी होती है। इफ़ आर एलेगरी मे बी ट्रस्टेड, अगर हमारी एलेगरी, ये जो हमारा दृष्टांत है, इस पर अगर विश्वास किया जाए, तो भाई वो उसकी इच्छा नेचुरल है। सोल हमारी तभी तो कभी सेटिस्फाई नहीं होती, है ना। हम सोचते हैं कि हमारे पास जब 1 करोड़ रुपए होंगे तो हम खुश हो जाएंगे, हमारी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी, लेकिन जब 1 करोड़ रुपए हो जाते हैं हमारे पास, हम देखते हैं तब भी हम खुश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई हमारी आत्मा को चाहिए ही नहीं थे वो रुपए, है ना। 100 बीघा ज़मीन होगी तब हम खुश हो जाएंगे, तब भी खुश नहीं होते, क्योंकि हमारी आत्मा को चाहिए ही नहीं होता है। 1000 गज की कोठी हो तब हम खुश हो जाएंगे, तब भी नहीं होते। फॉर्च्यूनर गाड़ी, 2-3-4 गाड़ियाँ ले लें भाई, तब भी खुश नहीं होते, क्योंकि आत्मा को चाहिए ही नहीं भाई वो। तो यस, वेरी नेचुरल। अब आगे बढ़ते हैं। एंड इज देयर एनीथिंग सरप्राइजिंग, और भाई ये बताओ क्या कोई आश्चर्य की बात है in one who passes from divine contemplations to the evil state of man misbehaving himself in a ridiculous manner, कि भैया जब कोई इस डिवाइन कंटेम्पलेशन में से कोई जाता है, इविल स्टेट ऑफ मैन, जो मनुष्य की बुरी अवस्था है, वहाँ पर जब वो जाता है तो बड़ा मिसबिहेव सा करता है, इन अ रिडिकुलस मैनर, हास्यास्पद तरीके से। तो जो जिन लोगों को ज्ञान हो जाता है, जो योगी होते हैं,
या जो फिलोसोफर होते हैं, जो दार्शनिक होते हैं, ज्ञान होने के बाद जब वो बाकी लोगों के बीच में आते हैं तो उनका व्यवहार बड़ा हास्यास्पद होता है। तो इसमें क्या कोई आश्चर्य की बात है? If while his eyes are blinking before he has become accustomed to the surrounding darkness, तो अब देखिए आप अगर साथ साथ नहीं चलेंगे एलेगरी के तो फिर इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो बात वो वहीं चल रही है कि जिसको आत्मिक ज्ञान हो गया, वो आदमी जब उन लोगों के बीच जाता है जिनको आत्मिक ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, इंटेलेक्चुअल नॉलेज नहीं है, वो इस सांसारिक संसार में उलझे हुए हैं, यहाँ की उपलब्धियों में उलझे हुए हैं, है ना, पैसा इकट्ठा करने में उलझे हुए हैं, यहाँ कंपटीशंस में उलझे हुए हैं, तो उन लोगों के बीच जब जाता है तो उसकी तुलना किससे की गई? उस आज़ाद आदमी से जो गुफा से निकलकर चला गया था और वापस गुफा में आया। तो फिर क्या होता है देखिए, इफ वाइल हिज आईज आर ब्लिंकिंग, जब उसकी आंखें ब्लिंक कर रही हैं, यानी पलक झपक रहे हैं उसके, एंड बिफोर ही हैज़ बिकम एक्स्टम टू, और इससे पहले कि वो आदि हो, अभ्यस्त हो, टू द सराउंडिंग डार्कनेस, अपने आसपास के अंधेरे का, ही इज़ कंपेल्ड, उसको बाध्य किया जाता है, टू फाइट, लड़ने के लिए, इन कोर्ट्स ऑफ लॉ, कानून के पचड़ों में उसको डाल दिया जाता है, और इन अदर प्लेसेस, या फिर दूसरे ही जगहों पर, अबाउट द इमेजेस और द शेडोज़ ऑफ इमेजेस ऑफ जस्टिस, यानी जो सिर्फ परछाइयाँ हैं, शेडोज़ हैं, यानी केवल जो इमेजेस की शेडोज़ हैं, परछाइयाँ हैं, किसकी? जस्टिस की। यानी इस दुनिया में जो जस्टिस हो रहा है, जो न्याय, सोक्रेटिस के साथ आपको पता ही है क्या हुआ था, उनके ऊपर मुकदमा चला था क्योंकि वो इसी तरीके की तार्किक बातें करते थे, और बच्चे जो थे, युवा वर्ग जो था, बहुत बड़ा फैन था सुकरात का। तो बच्चे उनके पीछे पीछे ऐसे चलते थे जैसे कि कोई मधुमक्खी का छत्ता जा रहा हो और उसके पीछे पीछे मधुमक्खियाँ जा रही हों, है ना, शहद से भरा हुआ छत्ता हो और उसके पीछे पीछे मधुमक्खियाँ जैसे जा रही हों, वैसे सोक्रेटिस के पीछे युवा वर्ग जाता था और उनकी बातों को सुनता था और तार्किक रूप से सोचता था। तो भैया लोगों को बड़ा गुस्सा आया, उस वक्त के जो सत्ताधारी थे उनको बड़ा गुस्सा आया क्योंकि बच्चे अब उनकी बात नहीं मान रहे, सुकरात की लॉजिकल बातों को मान रहे हैं। तो सुकरात के ऊपर मुकदमा चलाया गया कि भाई युवा वर्ग को तुम मिसगाइड कर रहे हो, पथभ्रष्ट कर रहे हो, और भाई वकीलों और जजों ने अपना फैसला दिया कि सुकरात दोषी है और उसको मृत्युदंड दिया जाए। तो हेमलॉक का एक प्याला उसको पीने के लिए दिया गया। हेमलॉक एक पौधा होता है, उसकी जड़ का रस थोड़ा पिएंगे तो आपको नशा हो जाएगा, ज़्यादा पिएंगे तो सो जाएंगे हमेशा के लिए। तो वही दिया गया और उसको सुला दिया गया हमेशा के लिए, उसकी आवाज़ को खामोश कर दिया गया। तो वो ये कह रहा है कि भाई जब ऐसा बंदा तार्किक बातें करता है तो उसको न्याय की चक्की में पीस दिया जाता है ना, उसके ऊपर ऐसे मुकदमा चलेगा, वहाँ उसको केस अपना लड़ना पड़ेगा, और क्या होगा? इज़ एंडेवरिंग टू मीट द कंसेप्शंस ऑफ दोज हु हैव नेवर येट सीन एब्सोल्यूट जस्टिस। तो ऐसे बंदों का सामना उसको करना पड़ रहा है जिन्होंने एब्सोल्यूट जस्टिस कभी देखा ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं कि न्याय होता क्या है ना, उनको पता ही नहीं आध्यात्मिकता क्या होती है ना, बौद्धिकता क्या होती है, उन लोगों से डील करना पड़ता है। तो इस गुफा में वापस वो बंदा आया और उस पर यही होगा, मुकदमा चलेगा और उसको मृत्युदंड दिया जाएगा जैसे सुकरात को दिया गया। एनीथिंग बट सरप्राइजिंग ही रिप्लाइड। अब ग्लूकोन ने कहा, हाँ भैया इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एनीवन हु हैज़ कॉमन सेंस, कोई भी बंदा जिसके अंदर कॉमन सेंस है, सामान्य समझ है, विल रिमेंबर, याद रखेगा, दैट द बिविल्डरमेंट ऑफ द आईज आर ऑफ टू काइंड्स। के बिविल्डरमेंट क्या होता है? किंग कर्तव्य विमूढ़ता, जब समझ में नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता, आँखों के बिविल्डरमेंट का मतलब आँखों को सामने दिखाई नहीं दे रहा कि सामने है क्या। तो आँखों की ये जो किंग कर्तव्य विमूढ़ता है, आँखों की जो परेशानी है, आँखों का जो कन्फ्यूज़न है, वो दो तरीके का होता है। एंड एराइज फ्रॉम टू कॉजेज़, और दो वजहों से पैदा होता है।
either from coming out of the light or from going into the light, यानी दोनों ही वक्त आंखें परेशान हो जाती हैं। आप तेज रोशनी में से अंधेरे में आए तो भी आपकी आंखें परेशान हो जाती हैं, कुछ दिखाई नहीं देता, और अंधेरे से तेज रोशनी में जाएं तो भी आपकी आंखें परेशान हो जाती हैं, कुछ भी आपको दिखाई नहीं देता, खुलती नहीं आंखें। विच इज़ ट्रू ऑफ द माइंड्स आई, जो कि माइंड्स आई यानी जो आपका दिमाग है, जो आपकी बुद्धि है, जो आपका विवेक है, उसके बारे में भी सच है ना। जो आपके शरीर की आंखें हैं उनके बारे में भी ये सच है, और जो आपके दिमाग की आंखें हैं उनके बारे में भी ये बात सच है। क्वाइट एज मच एज ऑफ द बॉडीली आई, तो जब आपके शरीर की आंखों के बारे में ये जितना सच है उतनी आपकी दिमाग की आंखों के बारे में सच है। एंड ही हु रिमेंबर्स, और वो जो याद रखता है, दिस, इस बात को, व्हेन ही सीज, जब वो देखता है, एनीवन, किसी भी बंदे को, हुज विजन, जिसकी दृष्टि, इज परप्लेक्सिड, परेशान है, एंड वीक, और कमज़ोर है, विल नॉट बी टू रेडी टू लाफ, तो वो जल्द ही उस पर नहीं हंसेगा। अगर किसी को मालूम है कि भैया ऐसी परेशानी होती है तो वो उस पर नहीं हंसेगा। अक्सर हम लोग दूसरों की परेशानी पे हंसते हैं ना, कोई प्रॉब्लम में होता है हम उसके ऊपर हंसते हैं। तो जो इस बात को जानता है तो वो किसी व्यक्ति को ऐसे आंखें पलक झपकते हुए देखेगा तो उस पर नहीं हंसेगा। ही विल फर्स्ट आस्क, पहले तो वो ये पूछेगा कि वेदर दैट सोल ऑफ मैन हैज़ कम आउट ऑफ द ब्राइटर लाइफ, कि उसकी आत्मा उस ब्राइटर लाइफ से बाहर आई है, यानी वो जो चमकदार जिंदगी थी वहाँ से वापस आई है। एंड इज़ अनेबल टू सी, और देख नहीं पा रही है, बिकॉज अनएकस्टम टू द डार्क, क्योंकि उसको अंधेरे का अभी आदत नहीं पड़ी है, अंधेरे की अभ्यस्त नहीं हुई है। और हैविंग टर्न्ड फ्रॉम डार्कनेस टू द डे, या फिर इसका जस्ट उल्टा है कि अंधेरे से रोशनी में आई है, इज डेजल्ड बाय एक्सेस ऑफ लाइट, और इस वजह से रोशनी की अधिकता से चौंधिया गई है उसकी आत्मा। एंड ही विल काउंट द वन हैप्पी, तो वो पहले को, एक को तो हैप्पी मानेगा, यानी जो अंधेरे से रोशनी में आई है उसको तो वो ही विल काउंट, वो मानेगा द वन हैप्पी, एक को खुश नसीब मानेगा। इन हिज कंडीशन एंड स्टेट ऑफ बीइंग, कि भैया वो तो अंधेरे से रोशनी में आ गया तो उसकी जो कंडीशन है, उसकी जो स्टेट ऑफ बीइंग यानी उसकी जो एग्जिस्टेंस है, जो उसका अस्तित्व है, एंड ही विल पिटी द अदर, और दूसरे पर वो दया करेगा, यानी जो रोशनी से अंधेरे में आया है उस पर वो दया करेगा। और इफ़ ही हैव अ माइंड, और अगर उसका मन कर रहा है, उसका दिमाग कह रहा है कि भैया थोड़ा सा हंस लो, एंड इफ़ ही हैव अ माइंड टू लाइफ, अगर उसका हंसने का इरादा है, एट द सोल, उस आत्मा पर, विच कम्स फ्रॉम बिलो इनटू द लाइट, जो कि नीचे से यानी अंधेरे से, गुफा में से रोशनी में आ गई, उस पर अगर वो हंस रहा है, देयर विल बी मोर रीज़न इन दिस, तो इसमें ज़्यादा तार्किकता होगी। यानी कोई बंदा बुरी कंडीशन से अच्छी कंडीशन में आ गया है और तब आप हंस रहे हैं तो आप तर्क संगत हैं, है ना, अच्छे बंदे हैं, कोई अच्छी कंडीशन में आ गया उसके ऊपर आप हंस रहे हैं तो अच्छी बात है ये तो। इन दिस देन द मैन, बजाय देन इन द लाफ, बजाय उस हंसी के, विच ग्रीट्स हिम, जो उसको ग्रीट कर रही, यानी आप उस बंदे के ऊपर हंस रहे हैं, हु रिटर्न्स, जो लौटा है, फ्रॉम एबव, आउट ऑफ द लाइट, यानी रोशनी की दुनिया से, इनटू द डैन, गुफा में। तो जो रोशनी की दुनिया से गुफा में आया है, यानी जो अच्छी कंडीशन से बुरी कंडीशन में आया है, उसके ऊपर अगर आप हंस रहे हैं तो आप तर्कहीन व्यक्ति हैं, है ना, आप बुरे व्यक्ति हैं, इरेशनल हैं। और लेकिन अगर आप बुरी कंडीशन से अच्छी कंडीशन में आने वाले व्यक्ति के ऊपर हंस रहे हैं तो आप अच्छे व्यक्ति हैं। दैट ही सैड इज़ अ वेरी जस्ट डिस्टिंक्शन, हाँ ये डिस्टिंक्शन तो आपने बहुत अच्छा किया, ये भेदभाव तो आपने बहुत न्याय संगत किया, है ना। हमें किसी के अच्छे वक्त में उसके साथ हंसना चाहिए, ना कि किसी के बुरे वक्त में उसके ऊपर हंसना चाहिए। बट देन, लेकिन तब, इफ़ आई एम राइट, अगर मैं सही हूँ,
Certain professors of education must be wrong when they say that they can put a knowledge into the soul which was not there before, like sight into blind eyes. अब एक बड़ा भैया दावा है जो कि सोक्रेटिस कह रहा है कि लोग करते हैं लेकिन सच नहीं हो सकता। तो वो क्या कह रहा है? बट देन, लेकिन तब इफ़ आई एम राइट, अगर मैं सही हूँ, सर्टेन प्रोफेसर्स, कुछ प्रोफेसर ऐसे होते हैं ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के, वो क्या दावा करते हैं? मस्ट बी रॉन्ग, वो गलत हैं। दावा करते हैं लेकिन वो गलत हैं। और वो दावा क्या करते हैं वो सुनिए। व्हेन दे से, जब वो ये कहते हैं दैट के दे कैन पुट नॉलेज, वो ज्ञान भर सकते हैं इनटू द सोल, उस आत्मा में, विच वॉज नॉट देयर बिफोर, यानी जिसके अंदर ज्ञान नहीं था। भाई, जिस बंदे के अंदर ज्ञान नहीं था उसकी आत्मा में ज्ञान कैसे भर देंगे? लाइक साइट इनटू ब्लाइंड आइज, जैसे अंधी आंखों में आप साइट नहीं दे सकते, जिसको भगवान ने अंधी बना के भेजा हो उसमें आप आई साइट नहीं दे सकते। तो जिस आत्मा में ज्ञान नहीं है, जो आत्मा रिफाइंड नहीं है, उसको आप ज्ञान नहीं दे सकते। दे अनडाउटेडली से दिस, हाँ भैया कहते तो हैं लोग ऐसा। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, ग्लूकॉन ने जवाब दिया कि ये दावा बड़ा गलत है। तो भैया आपने देखा होगा क्लास में टीचर जब पढ़ाता है एक ही तरीके से पढ़ाता है, लेकिन कुछ बच्चे उसमें बड़ा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं और कुछ बच्चों के कुछ पल्ले नहीं पड़ता। तो जो ज्ञान अर्जित कर लेते हैं उनकी आत्मा पहले से रिफाइंड है ना। हर बच्चे का IQ एक जैसा नहीं होता, जो हम ज्ञान देते हैं हर बच्चा एक तरीके से रिसीव नहीं करता। तो यहाँ कहने का मतलब यही है सोक्रेटिस का, जो आत्माएं रोशनी में आ रही हैं, जिनको आत्मिक ज्ञान हो रहा है, वो उन प्रोफेसर्स की वजह से नहीं हो रहा। भैया मैं क्रेडिट नहीं ले रही हूँ किसी का कि मैंने किसी को ज्ञान दिया है, आपकी आत्माएं पहले से रिफाइंड हैं, है ना, तभी आप रिसीव कर पा रहे हो। तो चलिए ये वीडियो अभी तो मैं यहीं ख़त्म करूँ, काफ़ी लंबी है ये एलेगरी और काफ़ी लंबा चैप्टर है, कई वीडियोस में हो पाएगा, कई पार्ट्स में होगा। तो बाकी का हम ज्ञान आगे लेंगे। अभी ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।